नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। औरंगजेब की कब्र पर तलवारें खींची जरूर थी, लेकिन अचानक नागपुर क्यों जल उठा? सोचिए, क्या बिना प्लानिंग दंगाइयों के हाथ में तलवारें आ सकती हैं? क्या बिना प्लानिंग दंगाई पेट्रोल बम फेंक सकते हैं? क्या बिना प्लानिंग दंगाई चुन चुन कर टारगेटेड हमले कर सकते हैं? क्या बिना प्लानिंग पत्थरों की खेप पुलिस के पर बरस सकती है? क्या बिना प्लानिंग आईपीएस अफसर पर कुल्हाड़ी से हमला हो सकता है? और हाँ, दंगाई होते हैं, ना उनकी जात होती है, ना उनका कोई धर्म होता है, ना उनका समाज होता है, ना उनमें किसी तरह का कोई मूल्य होता है। कल शाम को नागपुर के महाल क्षेत्र में हुआ दंगा अपने पीछे कई सवाल जरूर छोड़ गया है। वो नागपुर जहां खुद कांग्रेस कह रही है कि 300 वर्षों में कोई दंगा कभी नहीं हुआ। वो नागपुर जहां आरएसएस का मुख्यालय है और आरएसएस अपने 100वें स्थापना वर्ष में प्रवेश कर चुका है। वो नागपुर जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और देश के कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी का गृह नगर है। वो नागपुर जहां 30 मार्च को मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का कार्यक्रम है। क्या उस नागपुर में कल शाम को जो हुआ उसे एक अफवाह की प्रतिक्रिया भर मान लिया जाए जैसा दावा हो रहा है? यूपी के संभल में कोर्ट के आदेश से सर्वे हुआ तो दंगा करने तथाकथित बाहरी भीड़ आ गई। क्रिकेट की टीम इंडिया की जीत पर मध्य प्रदेश के इंदौर के मऊ में तिरंगा यात्रा निकाल रही थी तो उसे धर्म के नाम पर टारगेट किया गया। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर अभी कल ही दिल्ली में कहा गया कि वक्फ बिल पास हुआ तो देखना हर्ष क्या होगा। आप उंगलियों पर गिनते जाइए, क्रोनोलॉजी साफ समझिए। संभल, मऊ, नागपुर, दंगे अनेक, पैटर्न एक। क्या ये हिंदुत्व के उभार पर सीधी चोट है? सवाल पब्लिक का आज यही। उपद्रवी भीड़ का चेहरा होता है, भले ढकने छिपने की लाख कोशिशें हो। उपद्रवी भीड़ अपने पीछे असल मकसद छोड़ जाती है, भले बहाना कुछ भी हो। आरोपों के मुताबिक नागपुर हिंसा के टारगेट हिंदू थे। तस्वीरों ने भी बताया और प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने भी। यहाँ बाजू में 50 फुट पे एक मुस्लिम परिवार है, उनकी 50-50 लाख की गाड़ियां बाहर रहती है। कल क्यों नहीं, कल नहीं थी? यानी उन्हें पहले से पता था ऐसा होने वाला? इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, ये तो प्रूफ है। देखिए, आपको यहाँ पर एक और मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक और ये गाड़ी और जिस पर एक और जो है वो निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक स्वस्तिक का निशान है। और यहाँ पर ये वही गाड़ी जिसकी सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे थे कि जो तुलसी की जो कुंडी थी वो फेंक मारी और उसी की ये जो पूरी मिट्टी है वो यहाँ पर दिखाई दे गई। देवी देवताओं को पूरा तोड़ के उन्होंने सब क्षति पहुंचाई है। अंदर तो घुस गए थे वो, अंदर दरवाजा तोड़ के घुस गए थे। भगवान को सब फेंक फाक के गए अंदर में जो गाड़ियाँ जो भगवान को यानी मंदिर को, मंदिर को पूरा तो फेंक फाक के चले गए। जो अंदर गाड़ियाँ थी तो उसको भी अंदर से चपका के चले गए। औरंगजेब की कब्र उखाड़ फेंकने के लिए सोमवार को दिन में बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस के मुताबिक बजरंग दल के प्रदर्शन को लेकर एक अफवाह फैली और फिर शाम को दंगाई भीड़ इकट्ठा हो गई। दंगाई भीड़ का हमला इतना सधा था कि आईपीएस स्तर के अधिकारी भी चपेट में आ गए। हातावर लागला? यस सर, अच्छा, मग आप प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली पण केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाल्या नाही। काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत। काही ठराविक घरांना, काही ठराविक आस्थापनांना त्या ठिकाणी लक्ष्य करण्यात आलेलं आहे। नागपुर हिंसा उसी पैटर्न की पुनरावृत्ति है जैसा संभल हिंसा जैसे मामलों में देखने को मिला है। हिंसा के तांडव पर सियासत के सुर भी नहीं बदले हैं। गुजरात में जिसका जन्म हुआ था वो औरंगजेब महाराष्ट्र के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में आए थे वो वापस आगरा नहीं जा सके। तो अब 400 साल पुरानी बात अब निकाल रहे हैं तो निकालो और इमीडिएट जो भी वहाँ उनकी कब्र है उखाड़ डालो।
लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है और बड़ा अफसोसनाक है। आप देख लीजिए, पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए। अगर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री उस घटना को अगर प्री प्लान्ड है ऐसा बोलते हैं तो इसके पीछे पुलिस का और सरकार का फेलियर उसमें स्पष्ट हो चुका है। बीजेपी ये चाहती ही तो हो गई, कौन करवा रहा है? सर, इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? कह चुका हूँ भाई, मैं कह चुका हूँ बीजेपी यही चाहती है और वही हो रहा है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, नागपुर हिंसा के दौरान टारगेटेड हमला क्या भीड़ को भड़काने की पॉलिटिक्स का नतीजा है? आरएसएस मोदी फडणवीस के लिए अहम नागपुर में हिंसा के पीछे कोई खास मकसद है? संबल मऊ नागपुर देश में आग लगाने की ये कोशिशें कहां जाकर थमेंगी? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ यहां स्टूडियो में है। तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं स्टूडियो में मेरे साथ। आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ रतन शारदा जी लेखक हैं, आरएसएस के विशेषज्ञ भी हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा जाता है वारिस पठान को, और वारिस पठान मैं पूछना चाहती हूं क्या कनेक्शन है कल हुए जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में और नागपुर में हुए दंगे के? कल कहा गया कि कुर्बानी दी जाएगी, जितना खून चाहिए उतना खून मिलेगा। यह भी कहा गया कि आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, सीने ज्यादा होंगे। आज फिर ये क्या हुआ जो नागपुर में देखने को मिला, जहां कहा जा रहा है और ये चश्मदीदों के गवाह हैं कि जिन गाड़ियों पर चिन्ह हिंदू थे उन गाड़ियों को चुन चुन कर जलाया गया, जिन घरों में हिंदू चिन्ह थे वहां उनके अंदर घुसकर लोगों को डराया गया। वारिस पठान, ये क्या किस्सा है? देखिए नविका जी, वायलेंस किसी भी तरह का हो हम उसको कंडेम करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अब बात नागपुर की है तो नागपुर का आप देखिए, वीडियो पूरे सबके डोमेन में है, पब्लिक के पास है। वीडियो में ऐसा दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग पहले औरंगजेब की जो फोटो थी उसको जलाने की कोशिश की। अब उससे जला रहे, उसके बाद में जब देखा गया कि वहां पर एक ग्रीन कलर की आप चादर है जो दिख रही है जिसपे कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई है। अब जब उस आयतों को जलाया गया तो वहां के स्थानिक लोगों ने डीसीपी के पास जाके बात करी, तभी कुछ नहीं हुआ। और अब देखिए आपके सामने ये हो रहा है। तो हम तो पहले से बोल रहे हैं ना कि बीजेपी ने कुछ ऐसे अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया है, काफी वक्त से चला रहा है, जो अपने भाषणों से सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास कर रहे। एफआईआर भी हो चुकी है उनके खिलाफ, मगर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। मुसलमानों को यहां तक बोला जाता है कि तुमको मस्जिदों में घुस के चुन चुन कर मारेंगे, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। 2 दिन पहले वहां पर हैदराबाद का एक आता है जो बराबर राइट विंग का एक एमएलए है, आके वहां पे बोलता है कि हम बता देंगे क्या है औरंगजेब का, अनाप शनाप बकवास करके जाता। उसका आफ्टर इफेक्ट ये, हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी को बार बार आपके माध्यम से भी हर से कहा कि आप ऐसे नफरती चिंटुओं की जुबान पर लगाम लगाइए, इनको कंट्रोल में करिए, वरना महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की घटना हो सकती है। अब नहीं किया तो सरासर प्रशासन का फेलियर है, सरासर इंटेलिजेंस का फेलियर है। किसने इजाजत दिया था वहां पे जाने की? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को हमने कहा था। देखिए 400 साल पुराना औरंगजेब जो मर गया चला गया, उसके आप नाम लेकर अपनी सियासत को आज भी बीजेपी चमकाने की कोशिश कर रही है। अरे तो सियासत की कमी तो दूसरी तरफ से भी नहीं हो रही कम, वारिस पठान जी। और ये कौन सा चिंटू है जो कुछ बोलकर निकल गया और जो 15 मिनट की धमकी देता है, वो कौन सा चिंटू है? कम से कम मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप जो भी कहेंगे फैक्ट्स की बुनियाद पर कहेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे कि कोई चिंटू आया। अरे चिंटू कौन कौन कहां घूम रहा है? राकेश त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूं संबल से मऊ, मऊ से नागपुर,
बाहरी लोग आए और पूरी तरह सुनियोजित कहा जा रहा है, किसी अफवाह के बेसिस पर इस तरह का वायलेंस, इस तरह की आगजनी आप समझ सकते हैं हो सकती है? नहीं, अफवाह के आधार पर यह वायलेंस नहीं हुआ है। आपने नविका जी जो शुरू में कहा ना कि सोची समझी सुनियोजित तरीके से, और उसके कारण बता सकते हैं। नागपुर का ही चयन क्यों किया गया? क्योंकि नागपुर ये शहर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए वहां से जहां से मुख्यालय है, जहां नागपुर बार बार ये विपक्ष नागपुर नागपुर अपनी जबान पर रटा करता है, जानबूझ करके उन्होंने नागपुर का चयन किया है कि हमारी पहुंच नागपुर तक कितनी है। और अभी वारिस पठान कह रहे हैं ना, आफ्टर इफेक्ट है। किस चीज का आफ्टर इफेक्ट है? आप कह रहे हैं कि वहां कुरान शरीफ की आयतों को जलाया गया, ये झूठ है। अफवाहें इसी तरह से फैलाते हैं, नेशनल टीवी पर बैठ करके आप अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। और याद करिए ना, उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस के फाड़ा गया कि नहीं फाड़ा गया, उसको जलाया गया कि नहीं जलाया गया, क्या दंगे हुए थे? क्या हिंदुओं की सहिष्णुता रहती है? और आप इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति को वाजिब ठहराने के लिए, जायज ठहराने के लिए कुतर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं। सच बात यह है कि पहले से सुनियोजित तरीका था। आपने दिखाने की कोशिश की है कि देखो हम नागपुर में कर सकते हैं तो हम कहीं भी कर सकते हैं। और आप यहां तर्क ले रहे हैं। आखिरकार महू में क्या तर्क है? क्रिकेट की टीम जब जीतती है और उसका जब जश्न का जुलूस निकाला जाता है, वहां पथराव करते हैं। एक कारण गिनाएंगे जहां जहां पर हिंसा हो रही है, कितने कारण गिनाएंगे? हिंसक प्रवृत्ति को स्वीकार करिए और इसको स्वीकार करिए कि इस हिंसक प्रवृत्ति पर कैसे लगाम लगाई जाए। कठोर कानून व्यवस्था से मुझे लगता है कि इस पर दंडात्मक कार्रवाई ठीक से होनी चाहिए और निश्चित तौर पर होकर के रहेगी। ऐसे लोगों को बर्दाश्त किसी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए। आनंद दुबे जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूं, ये पेट्रोल बम पहले से थे, कहां से सडनली आ गए? तलवारें कहां से आ गई? कुल्हाड़ी कहां से आई? क्योंकि एक डीसीपी को कुल्हाड़ी से उसके ऊपर प्रहार किया गया। 33 पुलिसकर्मी घायल हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, 33 पुलिसकर्मी घायल हैं। एक पर कुल्हाड़ी से प्रहार हुआ है और तस्वीरें डीसीपी की आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। मैं पूछना चाहती हूं, यह सुनियोजित नहीं था तो फिर क्या था? सिर्फ राजनीति करना आज शायद कर्तव्य नहीं है आप जैसे लोगों का। आज आपको सच की बिना पर इस देश को जवाब देना चाहिए। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र राज्य के महायुति के उप मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि ये पूर्व नियोजित घटना है। अगर ये पूर्व नियोजित घटना है तो पुलिस क्या कर रही है? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? सीआईडी क्या कर रहा है? खुफिया जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? कल 17 मार्च का दिन था। कल हमारे देवता छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती होती है। पूरा महाराष्ट्र हर्षोल्लास के साथ मनाता है, जगह जगह झांकियां निकलती हैं, पुलिस सड़क पर होती है, पुलिस को मालूम होता है, सावधान होती है कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। दूसरा, कल वीएचपी और बजरंग दल का आंदोलन था, मतलब पुलिस की तत्परता दुगनी थी। अगर दुगनी तत्परता, पुलिस बल सड़क पर, उसके बाद भी पूर्व नियोजित ढंग से कोई षड्यंत्र करके हमारे ही हिंदू भाई बहनों को अपमानित करे, उनके घर फोड़े, उनकी गाड़ियां जलाए, दमकल की गाड़ियों को तोड़े, उनके ऑफिसर पर हमले करे, 2-2, 3-3 डीसीपी घायल हो जाए, आगजनी जैसा माहौल हो जाए, तो आप सवाल विपक्ष से पूछ रही हैं। देश की जनता विपक्ष से सवाल पूछेगी। आपने मणिपुर में डबल इंजन की सरकार बनाई, मणिपुर जल रहा है। न मणिपुर में पर्यटन जा सकता है, न मणिपुर में उद्योग धंधे जा सकते हैं। पिछले 3-4 महीनों से जब से महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। आए दिनों मर्डर, आए दिनों आगजनी, आए दिनों रेप के केसेस, अपराधीकरण बढ़ गया। अगर ये सब सवाल विपक्ष पूछता है कि बताइए सरकार में बैठे लोग क्यों लापरवाह हैं, क्यों उदासीन हैं, तो हमसे सवाल पूछा जा रहा है। वाह भाई वाह! अरे दंगाइयों को पकड़ के उनको जेलों में ठूसना चाहिए था। आपको जब पता था कि नागपुर में आंदोलन हो रहा है, नागपुर में, लेकिन आनंद दुबे जी, बाला साहब ठाकरे के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि औरंगजेब कौन था। आक्रांताओं और टेररिस्ट के बीच में किसी की, आपने जनरल डायर की कब्र कहीं देखी है क्या? जनरल डायर की कब्र कहीं है देश में? नहीं है ना। ओसामा बिन लादेन की कहीं पर कब्र देखी है ना? लोग जो आक्रांता होते हैं और उनकी कब्रें होती हैं, तो आनंद दुबे जी उस पर स्टैंड लेने में आपको इतनी दिक्कत क्यों है? कौन है आपके दोस्त जिनकी वजह से आप बोल नहीं पा रहे? स्टैंड है हमारा, बिल्कुल साफ स्टैंड है नविका जी। नविका जी, बिल्कुल साफ स्टैंड है हमारा। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है। भारत का पुरातत्व विभाग उसकी देखभाल कर रहा है, लाखों रुपए उस पर सालाना खर्च कर रहा है।
उखाड़ के फेंकी, किसने रोका है भाई? कानून में बदलाव लाइए, पूरा देश का सदन आपका साथ देगा, लेकिन उसकी कब्र को भी आपको बचा कर रखनी है। आप सपोर्ट करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, आप कांग्रेस सपोर्ट करेगी, और कांग्रेस के साथ तो आप महाविकास आघाड़ी चला चुके हैं, तब आपको याद नहीं आया। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, ये भी आप ही को करना है, सुनियोजित है। अगर शक की बिना पे आप किसी को अरेस्ट कर लेंगे तो हाय तौबा करने वाली आर्मी यहां खड़ी हुई है। हिंदू को तालिबान कहेंगे, लेकिन बाकी ने कोई गड़बड़ नहीं नजर आती। राकेश त्रिपाठी जी, नहीं, हम मातम मनाने का पूरा अवसर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये आनंद दुबे भी मातम मनाते हुए, छाती पीटते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि दंगाइयों पर बहुत प्रभावी कार्रवाई होना प्रारंभ हो गई है। और आप देखिएगा, ये जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जाती है ना, जब कार्रवाई होती है, अभी संभल में हमने कार्रवाई की ना, तो दंगाइयों के घर कैसे जाकर के आंसू बहाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही थी। अभी कांग्रेस पार्टी, अभी ये उद्धव ठाकरे गुट के लोग, ये सब जाकर के अभी वहां मिजाज पुष्टि करने का काम करेंगे, उनके आंसू पोंछने का काम करेंगे, मातम मनाने का काम करेंगे। आपको अवसर देंगे हम, पेन किलर खा करके रहिए, क्योंकि दर्द आपको बहुत होगा। इन दंगाइयों पर बहुत प्रभावी कार्रवाई देवेंद्र फडणवीस की सरकार करने वाली है। हम किसी प्रकार की कोई उदारता बरतने वाले नहीं है, और आप निश्चिंत रहिए, औरंगजेब की कब्र पर जो आपके विचार है ना, उसको पूरा करने का काम भी हम ही करेंगे। और जो इस प्रकार के आक्रांता हैं, जिनका महिमा मंडन अब तक होता रहा है, उनको नेस्तनाबूद करने का काम भी करेंगे। गुलामी की लकीरों को पूरी तरह से मिटाने का काम भी हम ही करेंगे। मैं आपको वहां के चश्मदीद गवाह के नाविका जी, मैं सुनाना चाहती हूं, आप सुन लीजिए। आनंद दुबे जी, ये मैं नहीं कह रही, जो कह रहे हैं वहां के चश्मदीद गवाह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए किस तरह हिंदू चिन्हों वाली गाड़ियों को चुना गया। मैं आपको दिखवाती हूं और सुनवाती भी। बाबा की फोटो को हाथ नहीं लगाया गया, लेकिन देवी देवताओं को पूरा तोड़ के उन्होंने सब क्षति पहुंचाई है। अंदर तो घुस गए थे वो, अंदर दरवाजा तोड़ के घुस गए थे वो। क्या उन्हें पहले से पता था आपका घर कहाँ पर है, ताकि वो अंदर से आए? देखा देखा हुआ तभी तो है ना, तभी तो वे आके हिंदू का घर करे ना, और बाकी के क्यों नहीं करे मुसलमान का घर पे, उनमें क्यों डाका नहीं डाले? वो सब फल फूल का ठेला क्यों नहीं तोड़े? वो तो रोड पे खड़ा था ना, उनका भी तोड़ना थी ना। जो घर क्यों नहीं तोड़ा बाजू वाले मुसलमान का, अत्तर वाले का क्यों नहीं तोड़े? क्यों हिंदू किसने डाका डाले? ये खुद पीड़ित हैं, इनकी नीचे क्लिनिक है, ऊपर मकान है, क्लिनिक में रात को जबरन लोग घुसे थे। आप बताइए क्या कुछ हुआ था, कैसे शुरुआत हुई, कितने लोग थे? बहुत लोग थे, लोग बहुत थे, लड़के लड़के बहुत लोग थे। बच्चे ने मना भी करा था कि भैया तुम अपने आंगन में जाओ, अपने आंगन में जाके लड़ाई करो। गीतांजलि से लड़ते लड़ते यहाँ तक आए, पूरा अपना भगवान वगवान को सब फेंक फाक के गए। अंदर में जो गाड़ियाँ, जो भगवान को यानी मंदिर को, मंदिर को पूरा तो फेंक फाक के चले गए। जो अंदर गाड़ियाँ थी उसको भी अंदर से चपका के चले गए। उन्हें सिलेक्टेड घर को निशाना बनाया, कौन से सिलेक्टेड घर? 5-6 घर, 1 2 3 और 4। क्या वजह है इस चीज की? पूरे उनके गाड़ियाँ उनको कैसा भी है, वहाँ पे हम लोग रहते, जहाँ पे इनके कम्युनिटी रहते, वहाँ पे उन लोग कुछ नहीं। आगे जाओ आप, आगे वहाँ पे आपको एक भी गाड़ी को नुकसान नहीं मिलेगा। गीतांजलि से आए, वहाँ पे किसी की गाड़ी को नहीं फोड़े, सिर्फ उन्हें इतने ही टापू में करे जो करे। देखिए, आपको यहाँ पर एक और मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक और ये गाड़ी, और जिस पर एक और जो है वो निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक स्वस्तिक का निशान है। और यहाँ पर ये वही गाड़ी जिसकी सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे थे कि जो तुलसी की जो कुंडी थी वो फेंक मारी, और उसी की जो पूरी मिट्टी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तहसीन पूनावाला, ये जिन घरों में देवी देवताओं के मूर्तियां थी, फोटो थी, वहां पर अटैक हुआ, ये गाड़ी जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह है, अंदर गणपति लगा हुआ है, वहां पर गाड़ी को तोड़ा गया। आपको नहीं लगता कि एक पैटर्न है इसमें? नाविका जी, अव्वल तो जो भी पुलिस कर्मचारी, हमारे भाई बहन जो भी घायल हुए, हम सब इस पैनल पे उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपनी ड्यूटीज रिज्यूम करे। 2 चीज़ नाविका जी, बताया जाता है कि यहाँ पर ये प्री प्लान, आपने भी ये बात बताई, तो प्री प्लानिंग किसकी जिम्मेदारी है? इंटेलिजेंस फेलियर कैसा है? जहां जहां भाजपा की सरकार है, केंद्र से लेकर किसी भी सूबे में इंटेलिजेंस फेलियर कैसे होते हैं? माननीय रविशंकर प्रसाद जी खड़े होकर पार्लियामेंट में कह रहे थे महाकुंभ में जो ट्रेजेडी हुई वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी। राकेश भाई कहते हैं कि महाराष्ट्र में कॉन्स्पिरेसी थी, देवेंद्र फडणवीस भाई कहते हैं महाराष्ट्र में कॉन्स्पिरेसी थी, योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में कॉन्स्पिरेसी थी। आपकी सरकार कॉन्स्पिरेसी नहीं संभाल सकती तो छोड़ के जाइए। दूसरी बात नाविका जी, महाराष्ट्र की कौन सी खबरें छुप रही है, आप प्लीज मुझे बोलने देना। पिछले 10 दिनों में एक कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र को, उसको रिजाइन करना पड़ा मर्डर चार्जेस से। पिछले 10 दिनों में लाड़की बहना योजना में जो एलोकेशन है उसे कट करना पड़े। पिछले 10 दिनों में केंद्र की सरकार ने डेटा दिया है कि प्रतिदिन महाराष्ट्र में 8 किसान सबसे ज्यादा भारत के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं। नाविका जी बात सुनिए, 8 किसान रोज महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं।
ये किसका फायदा हो रहा है? ये सारी खबरें पर डिबेट नहीं हो रही है। मैं मानता हूं एक थर्ड ग्रेड एक्ट्रेस और उसके साथ अबू आजमी ने मिलकर इस बात को शुरुआत की, मैं बिल्कुल मानता हूं। क्या कार्रवाई की ये सारे बी टीम है इनके। और मैं आपके दर्शकों को एक चीज समझाना चाहता हूं। एक सेकंड नाविका जी प्लीज। बजरंग दल या वीएचपी का एक भी नेता का बच्चा या इस साइड के एक भी नेता के बच्चे, ना अबू आजमी का बच्चा ना वो एक्ट्रेस, इनका किसी की जिंदगी खराब नहीं हुई। खराब आपके बच्चों की हो रही है, चाहे हिंदू लड़ रहे, चाहे मुसलमान लड़ रहे, चाहे दंगे हो रहे, ये करवाए जा रहे। इसमें फायदा सिर्फ सरकार को हो रहा है। सोचिए इस पर। 8 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। आप बताइए, मुझे बताइए, कल इमरान मसूद ने जंतर मंतर पर खड़े होकर कहा कि जितना खून चाहिए उतना देंगे, कुर्बानी दी जाएगी। अगर ये बिल पास हुआ वक्फ वाला तो हश्र क्या होगा हम दिखाएंगे। इमरान मसूद को निकालेंगे पार्टी से क्या? मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। राहुल गांधी निकालेंगे इमरान मसूद को? राहुल गांधी जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? अगर दिल्ली के अंदर जहां पर माननीय अमित शाह जी के नीचे पुलिस आती है, इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर कार्रवाई, रतन शारदा जी अगर कार्रवाई होगी तो कहेंगे विंडिक्टिव, ये तो ऑपोजिशन के पीछे पड़े रहते हैं। कार्रवाई ना होगी तो ये कहेंगे कि दूसरी खबरें छुपाना चाहते हैं। और चित भी मेरी पट भी मेरी, अबू आजमी बीजेपी का बी टीम है, इमरान मसूद बीजेपी का बी टीम है, तो पूरा विपक्ष बीजेपी ही ज्वाइन कर ले, फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। क्यों रतन शारदा जी? देखिए, ऐसा है कि पहले भड़काओ, बाद में दंगे कराओ, फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेलो। ये इस्लामिक नेताओं का, यहाँ के जो मौलवी नेता हैं, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं जो इस तरह की तरफदारी कर रहे हैं, उनका एक काम है। मुझे ये बताइए कि दुनिया भर में दंगे हो रहे हैं, सालों से हो रहे हैं। यूके के अंदर हो रहे हैं, जर्मनी में हो रहे हैं, स्वीडन में हो रहे हैं, फ्रांस में हो रहे हैं, बेल्जियम में हो रहे हैं, नाइजीरिया में हो रहे हैं, कीनिया में हो रहे हैं। वहां तो कोई बीजेपी नहीं है, वहां कोई आरएसएस नहीं है, वहां कोई बीएचपी नहीं है। हमें ये सोचना है कि ऐसी कौन सी विचारधारा है जो लगातार इनको कहीं ना कहीं समाज के विरुद्ध, मेन स्ट्रीम समाज के विरुद्ध असंतुष्ट करती है, और ये सड़कों पर आते हैं और दंगे करते हैं, कत्लेआम करते हैं। इनको क्वेश्चन करेगा कि कहते रहेंगे नागपुर के अंदर चोर पुलिस का खेल अच्छा नहीं हुआ, तो लुका छुपी का खेल अच्छा नहीं हुआ। पुलिस अपनी जगह फेल है, मान लिया, तो उसका मतलब है कि दंगे आप करेंगे। अगर आपको ये चीज पसंद नहीं है, आप दंगे करेंगे, आप खून खराबा करेंगे। अफवाह के ऊपर कुरान शरीफ जली, इस अफवाह के ऊपर आप पत्थर और ट्रक पहले से भर के रखेंगे, तेजाब की बोतलें भर के रखेंगे, चाहे वो दिल्ली राइट्स हो चाहे कहीं और के राइट्स हो। संभल के अंदर कोई राइट की निशानी नहीं थी, कोर्ट का केस था, कोर्ट के केस के विरुद्ध अगले कोर्ट में जाके रोकते, क्या किया? आके सड़क के ऊपर दंगे किए। आप दोष दे सकते हैं, आप दुनिया भर की बातें कर सकते हैं, ये स्वीकार नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं इस समाज के अंदर ऐसे तत्व है जो सारे दुनिया के अंदर जिस समाज में रहते हैं उसी के विरुद्ध बात करते हैं, उसी के विरुद्ध दंगे करते हैं, और बाद में कहते हैं हम विक्टिम हो गए, इस्लामोफोबिया बात मत करें। और ये वही लोग हैं जिन्होंने, जो आज यहाँ चिल्ला रहे हैं, वही लोग हैं जिन्होंने वक्फ के बिल का विरोध किया है। यही लोग हैं जिन्होंने औरंगजेब की बदनामी के बारे में बड़े शोर मचाए। शुरू कहां से हुआ? अछावा फिल्म आती है, औरंगजेब का जो अत्याचार दिखाया जाता है, अचानक सब लोग औरंगजेब के सपोर्ट के लिए सड़क पे आ जाते हैं। ना तो उसमें बीजेपी का हाथ था, ना उसके अंदर बीएचपी का हाथ था। बड़ी बात कह रहे हैं वारिस पठान साहब, जवाब दीजिए। कौन आया था सड़क पर? नहीं, आप बताइए कौन आया था सड़क पर? महाराष्ट्र के अंदर कोई भी व्यक्ति औरंगजेब के सपोर्ट में नहीं आ सकता है। अगर आपका इशारा अबू आजमी की तरफ है, अबू आजमी पूरी तरह से आनंद दुबे यहाँ बैठे, अबू आजमी बीजेपी का आदमी है। तो अखिलेश यादव, नहीं, तो अखिलेश यादव उन्हें इतनी शाबाशी क्यों देते हैं? तारिक खान मुझे बताइए, अगर अबू आजमी बीजेपी की बी टीम है, अबू आजमी ने उसी दिन जिसकी पार्टी में उससे ना पूछूं, आप जिससे बोले उससे नाविका जी, अबू आजमी ने उस दिन ये स्टेटमेंट दिया जिस दिन धनंजय मुंडे को रिजाइन करना पड़ा मर्डर चार्जेस पर। किसकी मदद कर रहा है अबू आजमी? वो थर्ड ग्रेड एक्टर किसकी मदद कर रहा है? पूछिए आप। तारिक खान जवाब दीजिए। किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अबू आजमी साहब पे। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, और थोड़ा थोड़ा अपनी जबान पे थोड़ा कंट्रोल देके तहसीन भाई बात करिए। अबू आजमी साहब कल हमारे नेता थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। आपको अपने शब्दों पे खेद भी जताया है और बात को वापस भी लिया है। Are you saying पूरा वाला that the person who said हम खून की नदियां बहा देंगे, किसका आदमी था? धर्मेंद्र यादव, जिसने कहा कि हम खून की नदियां बहाने को तैयार हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे वक्फ बिल के विरुद्ध।
वक्फ बिल हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे सीए हो, सब झूठे प्रचार के कारण दंगे होते हैं। इसको आप मना कर सकते हैं? तहसीन पूना वाला कवर फायर देने की ना ही कोशिश करे तो बेहतर है, लेकिन तारिक खान जवाब दे, तारिक खान जवाब दे। अगर अबू आजमी आपके आदमी हैं और आपके अबू आजमी साहब आपके नेता हैं, तो मुझे बताइए, औरंगजेब आक्रांताओं को क्रूर ना कहने वाली ये ब्रिगेड क्या अफवाह फैलाने में भी इतनी एक्सपर्ट है कि पहले से पेट्रोल पंप रख लेती है, पहले से तलवारें रख लेती है? वक्फ बिल के विरुद्ध अफवाह, हर चीज के विरुद्ध। सवाल यह है कि जहां बीजेपी नहीं है वहां भी इस तरह के दंगे हो रहे हैं। पेरिस हो, ब्रसेल्स हो, फ्रांस हो, लंदन हो, ये चीजें देखने को मिल रही हैं। सवाल उठाए रतन शारदा ने, जवाब दीजिए। देखिए नविका जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया, वहाँ तो मेजोरिटी भरे हुए हैं पूरे मुसलमान। वहाँ पे हमारे हिंदू भाई तो बहुत लिमिटेड इस संख्या के अंदर है। क्या कभी आपने कहीं देखा या सुना कि मुसलमानों ने एक हिंदू भाई को रास्ते में पकड़ा और जबरन उसको बोला कि बोल नारे तकबीर अल्लाह अकबर? नहीं बोला तो कुछ नहीं होता है। यहाँ के ऊपर अगर आपको कोई दिख गया दाढ़ी वाला, टोपी वाला ट्रेन के अंदर, आप उसको पकड़ के मारोगे, मॉब लिंचिंग करोगे, बोलोगे नहीं लड़की को छेड़ रहा था, ये कर रहा था। तो यहाँ तो ये सब हो रहा है ना। वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं, हमारे पास डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। अब बात नंबर तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आज ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री असेंबली में खड़े रहकर क्या बोलते हैं, छावा फिल्म के लगने के बाद औरंगजेब के खिलाफ बहुत आक्रोश बढ़ गया और इस तरह की बातें होने लगी। डिप्टी सीएम क्या बोल रहे हैं, जिसको अगर हिस्ट्री देखना है वो जाकर देखिए छावा फिल्म को और समझिए क्या है। अरे आपको बोलना चाहिए कि फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसकी वजह से देश के अंदर, राज्य के अंदर माहौल खराब हो रहा है, तो आप पब्लिक को उकसा रहे हो, जाके पिक्चर देखो और गुस्से में आओ और जाओ औरंगजेब के फोटो जलाओ और उसके बाद जाके आगजनी कर दो, उसके बाद जाके बयानबाजी कर दो। तो आप किस दिशा में महाराष्ट्र को लेके जाना चाह रहे? 2 दिन पहले जब मैंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर बाहर से, हैदराबाद से इनका एक एमएलए आया है बीजेपी का, जो भड़काऊ भाषण देता है, उसने पुणे के अंदर खड़े रह के भाषण दिया है कि हम खबर खोद डालेंगे, ये कर देंगे, दुनिया भर की अनाप शनाप बकवास किया। उस पर रोक क्यों नहीं लगी? चलिए बताइए। आप नविका जी बोलेंगे वारिस पठान का गला भी दबाओ और मेरी आंख भी बाहर ना आए, ऐसा होता है क्या? अगर एक्शन है फिर भी पुलिस को प्रॉपर टाइम के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। अगर सोची समझी साजिश थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी, तो सरकार वारिस भाई अगर पहले ले लेते तो आप कहते कि लिंच करती है पुलिस। आप कम से कम ये तो मानेंगे कि कुल्हाड़ी चली एक डीसीपी पर, एक आईपीएस अफसर पर कुल्हाड़ी चली। 33 पुलिसकर्मी अगर घायल हैं तो किसने किए? तलवारें कहां से आई? पेट्रोल पंप कहां से आए? इस पर कोई जवाब है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम हिंसा का खंडन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि औरंगजेब का कोई फोटो जलाएगा तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। आप ये कह रहे हैं कि औरंगजेब का फोटो जलाएगा तो घर जला देंगे, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे एक बात तय करो ना कि आप अगर हिंसा का अगर खंडन कर रहे हैं, उसको हतोत्साहित करना चाहते हैं, तो कहिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहिए जो कुछ हुआ है ये अपराध हुआ है, हिंसा करने वाले लोग आतंकी है। क्या मारेंगे आप आगे रास्ते पे? नहीं, फोटो जलाने से क्या आप उसका घर जला देंगे? औरंगजेब का फोटो जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? क्या औरंगजेब का पुतला नहीं जलना चाहिए? औरंगजेब का महिमा मंडल होना चाहिए? हिंसा है, नहीं आप आके आप क्यों जलाए आपने? अरे आपको अरे क्यों नहीं जलाएंगे औरंगजेब का फोटो? बिल्कुल औरंगजेब का फोटो जलेगा, औरंगजेब का पुतला जलेगा, औरंगजेब का महिमा मंडल नहीं होगा। चादर है ग्रीन, जलाओ, मार डालो, जलाओ। आप औरंगजेब का फोटो जलाने पर घर जलाएंगे क्या? आप घर जलाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या? आप हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं। वारिस पठान सार्वजनिक तौर पर हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं। वारिस पठान इस बात को जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं कि अगर कोई फोटो जलाता है तो घर जला दो, उसकी प्रतिक्रिया कर दो। और ये बता रहे हैं कि गर्दन दबाने से आंखें बाहर निकल आती है। कैसे कुतर करते हैं? सही सवाल पूछा तहसीन भाई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर रामचरितमानस जली तो कोई वहां पर दंगा नहीं होता है, यहाँ पर अफवाह पर दंगा हो जाता है, तो सवाल उठाए जाएंगे या नहीं जाएंगे? नाविका जी, रोज 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। औरंगजेब तो 318 साल पहले मर गया, उसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं। तो उसका महिमा मंडन क्यों हो रहा है? और बजरंग दल और बीएसपी वालों ने उसकी भी फोटो नहीं जलाई, बहादुर शाह जफर की फोटो जलाई, वो भी उन्होंने गलत किया, वो भी उन्होंने ठीक से नहीं किया। सवाल ये है कि 400 साल पहले मर भी गया तो भी उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने वाले आज हैं। मैं आनंद दुबे जी से पूछती हूँ, आनंद दुबे जी, आज उद्धव ठाकरे जी ने तो बहुत अच्छा एक विश्लेषण दिया है। वो तो कह रहे हैं कि
वो कह रहे हैं कि औरंगजेब आया था गुजरात से। अब ये गुजरात कनेक्शन उद्धव जी को आज ही पता चला, पहले नहीं पता था, और ये गुजरात का मामला बीच में लाकर मैसेज क्या दे रहे हैं उद्धव जी? नाविका जी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेपी की सरकार कहती है कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, हमारे राज्य में हिंदू सुरक्षित रहेंगे। नागपुर में जो पुलिस वाले घायल हुए वो हिंदू, नागपुर में जो हमारे भाई बहनों के घरों पर हमला हुआ वो हिंदुओं के घर पर हुआ, वहां जो अग्निशमन के घायल हुए पुलिस वालों की कोई जात धर्म नहीं होती। पुलिस वालों को हिंदू और मुसलमान में मत बांटिए आनंद दुबे जी। नहीं, पुलिस नहीं, एक खाकी वर्दी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। इनके राज्य में पुलिस घायल हो रही है, इनके राज्य में जनता घायल हो रही है, इनके राज्य में, और सवाल आप लोग विपक्ष से पूछ रहे हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि आपने अभी तक हम लोगों को दोषी क्यों नहीं ठहराया। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि हम ही लोग इन्वॉल्व थे, हम ही लोगों ने हिंसा फैलाई है। शर्म आती है कभी कभी मुझे कि हम विपक्ष में होने के नाते सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकते। आलोचना तो आप सुबह शाम करते हैं, सरकार आलोचना करिए, सुबह शाम करिए, आलोचना करने से किसी को परहेज नहीं है। लेकिन जब जंतर मंतर में AIMPLP ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ सारे नेता इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी खड़ी हो जाती है, तो सवाल जरूर उठता है। और मैं पूछती हूं तारिक खान साहब वहां कहा, धर्मेंद्र यादव थे ना, खून की नदियां बहा देंगे कहा ना, इमरान मसूद ने कहा ना कि हम जितना खून होगा वो देंगे, गोलियां कम पड़ जाएंगी, सीने कम नहीं पड़ेंगे। ये भड़काऊ भाषण किसने दिए? वही बात है, जिस देश को आजादी आंदोलन के द्वारा मिली हो, आज उसी को आंदोलन से दिक्कत हो, उसी देश में आंदोलन से दिक्कत हो रही है जिसमें तमाम आंदोलन हुए और वैसे ही आंदोलन। और अगर एक कोई समाज कहता है कि हमें यह बर्दाश्त नहीं है और हम आंदोलन को आजादी मिली थी अहिंसा से, ये मारपीट और खून की होली वाली आंदोलन से देश को नहीं मिली थी स्वतंत्रता। शायद आप अपना इतिहास भूल चुके हैं। जाट आंदोलन और गुर्जर आंदोलन देखे हैं जिसमें 70 और 100 लोग मरे और इन्हीं की सरकार रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 19(1)(b) आर्टिकल 19(1)(b) इस चीज की इजाजत देता है कि लोग अपना विरोध जताएं। विरोध जताएं तो गाड़ियां जला देंगे जिन पर हिंदू चिन्ह होते हैं। रतन शारदा जी, विरोध जताने के लिए, खून बहाने के लिए क्या हिंदुओं के घर जलाने जरूरी है? ये सवाल, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अबू आजमी, और मैं आज इस शो में पूरे बिल्कुल एहतियात से कह रही हूं और जिम्मेदारी से कह रही हूं कि अबू आजमी का फैलाया जहर, अब उसके लिए आप दोष किस किस को दे रहे हैं? रतन शारदा जी, ये जहर वहां से नहीं फैलना शुरू हुआ? आनंद भाई से भी मैं तो पहले कह चुका, मैंने पहले ही कहा कि जिस प्रकार से फिल्म आने के बाद बिना मतलब विवाद खड़े किए गए, क्या हमें अपना इतिहास बताने का हक नहीं है? क्या हम जोधा पर अकबर जैसी झूठी फिल्में देखेंगे? हम मुगलियान जैसी छोटी फिल्में देखेंगे? क्या हिंदुओं ने दंगे किए उस समय? क्या जोधा अकबर के समय किसी ने घर जलाए किसी के? किसी ने कहा कि नहीं ये महान था, वो महान था? फिल्म थी, आके चली गई। इतिहास बताने का सबका बताइए, इतिहास क्या गलत है? उसको कहते हैं प्रोपेगेंडा फिल्म। इस प्रकार से आप हिंदुओं के इतिहास का मजाक उड़ाते हैं। आप कहते अपने घाव भूल जाओ, हजारों साल के, 800 साल के घाव भूल जाओ। ये अरे आप उसके बाद 1724 से आक्रांताओं के साथ, आतंकियों के साथ कितनी सहानुभूति रहती है इनकी, इतनी सहानुभूति रहती है समाजवादी पार्टी की। कभी आतंकियों से मुकदमा वापस लेने की बात करेंगे, कभी उनको ओसामा जी बताने का काम कांग्रेसी करेंगे, और अब ये बता रहे हैं मर गए थे। आदरणीय थे आपके, आपका औरंगजेब क्या लगता है? आदरणीय थे आपके, फूलमाला मंगवा लीजिए। आदरणीय थे आपके, मर गए थे। कौन लगता है आपका? वो मुझे बताइए। कोई नहीं लगता है, कोई नहीं लगता है। तो फिर आप क्यों कह रहे थे मर गए थे? इतना आदर सत्कार तो आप जीवित लोगों के साथ नहीं करते जितना औरंगजेब के साथ कर रहे हैं। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। निरंजन झा का दरभंगा से सवाल है, राहुल गांधी नागपुर मॉडल कहकर मोदी आरएसएस पर राजनीतिक हमला करते थे, आज नागपुर में हिंसा हुई तो ये किसका मॉडल है? संदेश जाधव का मुंबई से सवाल है, नागपुर हिंसा करके क्या औरंगजेब की कब्र को बचाने की कोशिश हुई है? वारिस पठान साहब जवाब दीजिए।
ये देखिए, ये तो चीज चला रहा है महाराष्ट्र में काफी दिनों से, काफी महीनों से लोग चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा हो। और ये बीजेपी के लोग हैं जो अपने बयानबाजी से वातावरण खराब कर रहे थे। बार बार चेतावनी देने के बाद भी वो नहीं रुक रहे थे। एफआईआर होने के बाद भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा था। आप तमाम ने देखा किस तरह हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तब भी हमने ऑब्जेक्शन उठाया। राणे हर दिन अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं। अब तो मिनिस्टर बन गए, फिर भी शपथ लेने के बाद संविधान की फिर भी बकवास नहीं छोड़ते। अबू आदमी का नाम नहीं लिया। संभल में क्या हुआ था, मऊ में क्या हुआ था, आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। वारिस भाई बात करिए तो संविधान के हिसाब से पूरी बात कहिए, पूरा सच। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप मत दो नविका जी। मैं कौन हूं? सुनिए, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं, आपके भी पहले मैंने बोला था कि समाजवादी पार्टी का एमएलए बीजेपी की ओरिजिनल बी टीम है। उसने पूरे बीजेपी के पूरे मुद्दों से ध्यान भटकवा दिया, वरना इस सदन में बजट सेशन में बीजेपी पूरी तरह से घिर गई थी। विपक्ष ने उसको लॉ एंड ऑर्डर पे, मुंडे पे, पुणे बलात्कार के। अब राकेश जी, अब इस बी टीम का आज फैसला हो ही जाए। ये अबू आजमी अगर आपकी बी टीम है, कांग्रेस वाले कहते हैं वारिस पठान और ओवैसी आपकी बी टीम है, सभी लोग आपकी बी टीम है, तो विपक्ष में है कौन? आनंद दुबे जी अकेले रह जाएंगे? पूरा देश मैं ऑफिशियली बता रहा हूं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते ऑफिशियली बता रहा हूं, हमारी कोई बी टीम नहीं है। ये सी ग्रेड की सारी टीमें हैं, ये कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। और देख लीजिए ना, मजहबी तुष्टीकरण के प्लेटफॉर्म पर सब एक साथ खड़े हैं। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आखिरकार धरने पर क्या सारे दल एक साथ दंभैया नहीं कर रहे थे? क्या ये सारे दल मिलकर के एक जवान नहीं बोल रहे थे? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे दल एक साथ वहां नहीं खड़े थे? ये सच में ये सब आपस में एक साथ मिले हुए हैं। और जो केजरीवाल जी कहा करते थे ना कि सब मिले हुए जी, ये सब मिले हुए हैं और हमारी बी टीम बताने का काम करते हैं। लेकिन वारिस पठान ये बार बार जस्टिफिकेशन करेंगे ना कि वहां गुस्ताखी हो गई थी हमारी नबी से, इसलिए हमने ये दंगा कर दिया, इसलिए हमने घर जला दिए। ये कितने तरह के सवाल खड़े करेंगे? आपको बहाना चाहिए हिंसक प्रवृत्ति को दिखाने का। सीए एनआरसी का मुद्दा आता है, जगह जगह आप धरना प्रदर्शन के नाम पर आतंक करने का प्रयास करते हैं, डराने का प्रयास करते हैं। जामा मस्जिद के सर्वे का सवाल आता है कोर्ट के आदेश से, आप पत्थरों से उसको उगलने का प्रयास करते हैं। अब औरंगजेब की कब्र का मामला निकलकर सामने आया, आप फिर आतंक दिखाने निकल आए। इस आतंकी प्रवृत्ति से कब बाज आएंगे? इसकी निंदा कब करेंगे? और एक बार भी तहसीन पूनावाला से पूछिए, एक बार भी ये भी निंदा नहीं कर रहे डिप्लोमेटिक तरीके से कि सरकार से ये सवाल पूछिए, सरकार से वो सवाल पूछिए। अरे खोलकर कहिए ये हिंसक प्रवृत्ति वालों को लगाम लगनी चाहिए। ये कहिए ना, ये हिंसा फैलाने वाले जो लोग हैं इस पर लगाम लगे। 11 साल आपकी भी थी, 11 साल आपकी भी थी, लेकिन आपके मुंह से महिमा मंडन सही चलेगा। आपके नेता कहेंगे ओसामा जी, मोहन सोनी का दिल्ली से सवाल है, तो क्या देश में किसी भी जगह आग लगाने के लिए बस एक अफवाह ही काफी है? ये किस तरह की नफरत पनप रही है, बहुत बड़ा सवाल है। रिंकी पासवान का पठानकोट से सवाल है, उद्धव ठाकरे और उनकी प्रतिक्रिया देखकर हैरान हूं। आज बाल ठाकरे होते तो क्या नागपुर हिंसा पर उनका यही स्टैंड होता? ये सवाल आज सबके मन में उठ रहा है। कहीं तो रामचरितमानस जला दी जाती है और लोग उफ तक नहीं करते। कहते हैं मूर्ख है जो राम का अस्तित्व मिटाने निकला। कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं एक अफवाह पर इतनी आग जनी कि बस भगवानों को, देवती देवताओं को जलाने तक की नौबत आ जाती है। ये कौन सी नफरत की लहर है? ये कौन सी सच्चाई है जो संभल से मऊ होकर नागपुर तक पहुंची? इस सच्चाई के पीछे कौन है? ये सुनियोजित है या प्रायोजित? ये आज फैसले की घड़ी है। दर्शक, आप फैसला करेंगे और आज इस फैसले का इंतजार आपके मैसेजेस द्वारा हम इंतजार करेंगे। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट का और दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।